तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को तो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैथ का फॉर्मूला बताने वाला हूं। और सच बोलूं तो आप लोगों को फॉर्मूला आना बहुत ही जरूरी है, तब जाके आप लोग को मैथ का मतलब क्वेश्चन बनाने में बहुत ही मजा आएगा। क्योंकि अगर मैथ में अगर क्वेश्चन बना रहे हो, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है ना, तो आपको पूछना होता है कि यार इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसीलिए आप लोग को मैथ का फॉर्मूला हमेशा माइंड में सेट होना चाहिए और मतलब याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो फर्स्ट अध्याय का फॉर्मूला लेते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं और देखते हैं कि इसमें कितना फॉर्मूला है। उसके बाद आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा अच्छे से और याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग फर्स्ट अध्याय का आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अध्याय 1 में एक ही फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले की मदद से हम लोग जो है ना एचसीएफ ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो चलिए इस फॉर्मूले को आप लोग समझिए पहले कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बराबर क्या होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बराबर होता है ए बराबर बी क्यू प्लस के आर होता है, ठीक है। जहां पे ये कंडीशन जो आप लोग देख रहे हैं, ये कंडीशन है कि जीरो यानी जीरो से बड़ा हमेशा क्या होगा, आर होगा, और या तो जीरो के बराबर होगा, ठीक है। और आर से जो हमेशा बड़ा होगा क्या, बी, यानी कि आर से हमेशा बी बड़ा होगा, ठीक है। आप लोग इस चिन्ह का मतलब, इस एरो का मतलब समझ जाइए कि देखिए ये एरो का मतलब होता है जिस साइड मतलब मुंह खुला हुआ है इसका, उस साइड होगा क्या, बड़ा चिन्ह होगा, यहाँ पे हो जाएगा ये बड़ा। और ये इस साइड देखिए, इस साइड बंद है ना, तो इस साइड हो जाएगा छोटा। तो ये एरो का मतलब यही है। तो देखिए जिस साइड बड़ा मतलब खुला हुआ है उस साइड मतलब बड़ा है, यानी कि आर से बड़ा बी है। तो आपने इसको समझ लिया, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो ए बराबर क्या होता है, तो देखिए ए बराबर होता है भाज्य और बी बराबर होता है भाजक। क्यू का मतलब होता है भागफल और प्लस आर का मतलब तो शेषफल होता ही है। तो आप लोगों ने क्या किया, अध्याय 1 के फॉर्मूला 1 आप लोग समझ गए। और चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो दूसरे अध्याय में चलते हैं। तो उससे पहले आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और उसके बाद हम लोग दूसरे अध्याय में चलते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दूसरे अध्याय में टोटल 4 फॉर्मूले दिए हुए हैं, 1 2 3 4। और ये चारों के चारों बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इसको तो आपको मतलब याद करना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए इसको समझते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। यानी कि शून्यकों का योग अगर आपसे कोई पूछ दिया तो आप लोग क्या बोलिएगा कि माइनस बी बाई ए होता है। और अगर कोई पूछे कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, इसको गुणनफल को हम लोग अल्फा इंटू बीटा भी बोलते हैं। तो आप लोग सिंपल आप लोग बोलिएगा कि सी बाई ए होता है। और यहाँ पे देखिए कि द्विघात बहुपद का सूत्र जो होता है हमारे पास ये होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे देखिए ये जो द्विघात बहुपद देख रहे हैं इसका सूत्र, ये दोनों आप लोग को दे दिया जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 6 है, और अल्फा इंटू बीटा का मान 7 है। और आप लोग को बोलेगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो आप लोग को सिंपल है, यहाँ पे आइए अब हम बता देते हैं कि कैसे ज्ञात होगा। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, और अल्फा प्लस बीटा का मान 6 है, तो यहाँ पे 6, क्योंकि यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान 6 है तो 6, और गुना में कितना है, एक्स है, तो गुना एक्स हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस, और अल्फा इंटू बीटा का मान हमारे पास 7 है, तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान 7, और ये हो गया हमारे पास द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या किया, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला भी जान लिया और कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन वो भी आप लोगों ने समझ लिया। अब देखिए लास्ट हमारे पास है कि व्यापक रूप, यानी कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। यहाँ पे देखिए ए एक्स स्क्वायर होता है प्लस में बी एक्स प्लस में सी, जहाँ पे ए इक्वल नॉट जीरो होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर मान के चलिए ए के जगह पे अब हम लोग जीरो दे देंगे, तो जीरो के मतलब जीरो से अगर हम लोग गुना करेंगे एक्स स्क्वायर में, क्या होगा, जीरो ही हो जाएगा। और जीरो अगर हो जाएगा तो कंडीशन क्या बोलता है कि जब तक घात में स्क्वायर न रहे तब तक ये मतलब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होगा ही नहीं। इसीलिए यहाँ पे होना जरूरी है। आप लोग यहाँ पर भी आप लोग अच्छे से समझ जाइए कि मान के चलिए ए के जगह पे जीरो रख दिए और गुना में यानी कि एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि जीरो से किसी भी संख्या में गुना करिएगा तो जीरो ही होगा। और देखिए जीरो प्लस में बी एक्स हो जाएगा और प्लस में सी, तो ये द्विघात बहुपद है नहीं है, क्योंकि इसमें यहाँ पे देखिए इसका घात जो है स्क्वायर नहीं है, यानी कि इसका घात बोले तो यहाँ पे मतलब स्क्वायर है ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे द्विघात बहुपद नहीं है। ये हो जाएगा हमारे पास रैखिक बहुपद। तो इसीलिए जो है ए इक्वल नॉट जीरो होगा, ठीक है।
तो चलिए आप लोगों ने इसको क्या किया, समझ लिया। अब चलिए अब हम लोग तीसरा अध्याय में चलते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। तो तीसरा अध्याय में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास कितने फॉर्मूले हैं, तो 3 फॉर्मूले हैं। और तीनों फॉर्मूला को मतलब आप लोगों को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यही तीनों फॉर्मूला से मतलब अध्याय 3 में बहुत मतलब काम आएगा क्वेश्चन बनाने में, ठीक है ना। तो चलिए फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास कि जब A1 बटा में A2 इक्वल नॉट B1 बटा में B2 होगा, तो देखिए इसका फर्स्ट जो है प्रतिच्छेदी, यानी कि ग्राफ जो हमारे पास होगा प्रतिच्छेदी होगा, और इसका केवल एक हल होता है, ठीक है ना। और इसका युग्म जो होता है वो संगत होता है, यानी बोले तो इसमें ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा और इसका केवल एक हल होता है और इसका युग्म यानी कि संगत होता है। तो आपने इसको समझ लिया कि जब A1 बटा में A2 इक्वल नॉट B1 बटा में B2 रहेगा, तो इसका मतलब ग्राफ प्रतिच्छेदी और केवल एक हल और युग्म संगत होगा। तो चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर समझते हैं। तो दूसरा नंबर में है कि जब A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 और बराबर C1 बटा में C2 होगा, तो इसका ग्राफ संपाती होगा, ठीक है। अब संपाती का मतलब आप लोग समझिए कि एक रेखा मतलब गया और उसी के ऊपर एक और रेखा चले जाएगा, तो उसका ग्राफ जो है संपाती हो गया, ठीक है। और यहाँ पे प्रतिच्छेदी का मतलब हो गया जैसे कि एक ऐसे आया और इसको एक बीचों बीच काट दिया, तो प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब यही होता है कि काट देगा, कहीं ना कहीं वो काट देगा, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या किया, तो संपाती ग्राफ होगा, इसको समझ लिए। और उसके बाद देखिए इसमें अनेक हल होता है, ठीक है। और इसका जो हल होता है मतलब अनेक हल होता है। और 3 नंबर में देखिए यहाँ पे कि ये संगत होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अविरोधी भी बोलते हैं। और यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं अब 3 नंबर में, और यहाँ पे देखते हैं क्या है। तो 3 नंबर में देखिए जब A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2, और यहाँ पे देखिए इक्वल नॉट यानी कि बराबर नहीं है C1 बटा में C2, तो इसका जो ग्राफ होगा वो समांतर होगा। और समांतर का मतलब आप लोग यहाँ पे समझिए कि समांतर रेखा ऐसे होता है, एक ऐसे गया और एक फिर यहाँ पे इसके नीचे सेम टू सेम गया, ठीक है, यानी कि बीच की दूरी जो है वो बराबर होगा। और यहाँ पे देखिए इसका कोई हल नहीं होता है, इसका जो हल होगा वो कोई हल नहीं होगा, ठीक है। और 3 नंबर में है कि असंगत, इसका जो हल होगा वो असंगत युग्म होगा, और विरोधी हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है ना। इसको विरोधी बोलते हैं, इसको अविरोधी, इसको आश्रित भी बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों ने यह 3 अध्याय का तीनों फॉर्मूला समझ लिए। अब देखिए एक और एक्स का फॉर्मूला होता है कि जब वर्ज गुणनखंड विधि से हम लोग को जो है ना सॉल्व करना होता है, तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है, तो उसको आप लोग जो अच्छे से समझ जाइए कि देखिए फॉर्मूला होता है क्या कि एक्स और बटे में बी सी माइनस बी सी। आप लोग इसको अच्छे से समझ जाइए, उसके बाद आप लोग बनाइएगा बराबर, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या होगा y, और बटे में फिर सी ए माइनस सी ए, ओके। और बराबर में फिर हो जाएगा 1, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा ए बी माइनस ए बी। और इसको अब हम लोग क्या करते हैं, तो पूरा फॉर्मूला बनाते हैं। देखिए 12 और 21, फिर यहाँ पे 12, फिर यहाँ पे क्या 21, फिर 12 और फिर 21, और ये हो गया हमारे पास वर्ज गुणज का मतलब फॉर्मूला जो होता है, और ये हो गया हमारे पास वो फॉर्मूला, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या किया, इसको समझ लिया कि पहले बी सी माइनस बी सी लिखना है, और फिर y बटे में सी ए माइनस सी ए, उसके बाद 1 बटे में ए बी माइनस ए बी लिखना है, उसके बाद 12 21 12 21 12 21 कर देना है, और ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला। तो आप लोगों ने क्या किया, 3 अध्याय के सारे फॉर्मूले को समझ लिए। अब चलिए अब हम लोग 4 अध्याय में चलते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं कि उसमें कितना फॉर्मूला है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास अध्याय 4 का फॉर्मूला है, और कुछ 6-7 फॉर्मूला है। हम लोग इसको अच्छे से पहले समझेंगे, उसके बाद आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग फर्स्ट फॉर्मूले को देखते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ठीक है। तो देखिए द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है ना, वो होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। अगर हम लोग 0 नहीं देंगे ना, तो ये द्विघात क्या होगा, बहुपद हो जाएगा, और 0 है बराबर में तो द्विघात समीकरण है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो हमारे पास द्विघात समीकरण का मानक रूप हो गया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0, और ये होता है हमारे पास द्विघात समीकरण, ठीक है, यानी उसका मानक रूप होता है। और यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर में जो है हमारे पास है
कि डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कोई पूछ दे कि डी बराबर क्या होता है, तो आप लोग सिंपल है बोलिएगा कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है। ठीक है, हम लोग डी को जो है विवेचक भी बोलते हैं और विविक्तर भी बोलते हैं, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। और तीसरा जो है हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं कि जब मूलों की प्रकृति पूछे ना क्वेश्चन में, तो हम लोग को यह तीनों फॉर्मूला तो जरूर ही याद होना चाहिए। कि अगर क्वेश्चन में एक समीकरण दे दिया जाए, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे समीकरण है कि 6x स्क्वायर प्लस में 5x और प्लस में 4 और बराबर में 0, और पूछ देगा कि मूलों की प्रकृति बताइए, तो आप लोगों को यह तीनों फॉर्मूला याद होगा, तब जाके ही आप लोग बता पाइएगा। देखिए सबसे पहले हमारे पास यदि d बराबर 0 हो तो मूल जो है वास्तविक एवं समान होंगे। यानी कि मान के चलिए हम जो है यह समीकरण को सॉल्व किए और d बराबर हमारे पास आ गया 0, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे समझ जाइए पहले। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये है हमारे पास a और ये है b और ये है c। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, तो d निकालना है सबसे पहले। यहाँ पे देखिए तो d निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, 4ac फॉर्मूला यह याद रहेगा, तब जाके आप लोग भी यहाँ बैठा सकते हैं, वरना नहीं बैठा पाएगा। फिर यहाँ पे देखिए बराबर में b के जगह पे क्या है, 5 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर और माइनस में 4 और गुना में a के जगह पे कितना है 6 है तो 6 और गुने में फिर c के जगह पे 4 है तो 4। अब यहाँ पे फिर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25 25 और माइनस में यहाँ पे देखिए 6 जगह 24 और 24 गुना अगर 4 करेंगे तो देखिए यहाँ पे 24 गुना अगर 4 करेंगे तो 4 जगह 16 के 6 हाथ में बचा 1 और 4 दूनी 8 1 9 यानी 96 आ गया। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि 96 में से 25 घटाएंगे तो यहाँ पे 6 में से 5 जाएगा 1 और 9 में से 2 जाएगा तो कितना 7 बचेगा, यानी कि माइनस में बचेगा ना। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस में आ गया, तो इसका जो है यहाँ पे 3 नंबर में देखिए जब माइनस में यानी कि डी से यानी डी छोटा हो और 0 बड़ा हो तो मूल अस्तित्व में नहीं है। हम डायरेक्ट यह लिख देंगे जब माइनस में आएगा तब कि मूल अस्तित्व में नहीं है। ठीक है ना, तो आप लोग इसको समझ लिए। अब यहाँ पे मान के चलिए अगर 0 आ जाता तब जाके होता यहाँ पे कि मूल वास्तविक एवं समान होंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको समझ गए। उसके बाद दूसरा नंबर में है कि यदि d 0 से मतलब बड़ा है, यानी कि कोई धनात्मक संख्या आ गया, मान के चलिए यहाँ पे 71 माइनस में था ना, तो यहाँ पे मान के चलिए प्लस में का 71 आ गया, तो ये धनात्मक संख्या है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। और तीसरा तो आप लोगों ने समझ ही गया कि यहाँ पे जब माइनस में आ जाएगा ना तब जाके आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि मूल अस्तित्व में नहीं है। तो आप लोग इसको क्या किए तो अच्छे से समझ लिए। अब इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर भी कुछ फॉर्मूला देखिए कि जब d बराबर 0 होना तो इसका मूल जो होता है उसका देखिए माइनस बी बाई 2a होता है। इसमें अल्फा भी मतलब माइनस बी बाई 2a होगा और बीटा भी माइनस बी बाई 2a होगा। कब, जब d बराबर 0 आएगा तब, यानी कि जब हम लोग सॉल्व करेंगे और उसके बाद d बराबर 0 आएगा तब जाके हम लोग जो है उसके बाद पूछा कि मूल ज्ञात कीजिए ना, तब मूल ज्ञात कर देंगे और इसी फॉर्मूले की मदद से मूल ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, और मूल नहीं पूछेगा सिर्फ प्रकृति पूछेगा तो ये लिख देंगे और हमारा काम हो जाएगा। और मूल पूछेगा तब जाके आप लोग को इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले पे बैठा के आंसर लाना है। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से समझ गए। अब देखिए दूसरे नंबर में है कि जब 0 से d बड़ा हो यानी कि कोई धनात्मक संख्या हो तो उसका जो है फॉर्मूला होता है मूल बराबर कि माइनस बी प्लस माइनस रूट डी रूट अंदर डी और बटा में 2a, यानी कि अल्फा जो है हमारे पास प्लस में होगा और बीटा माइनस में होगा। यानी कि यहाँ पे देखिए अल्फा हो जाएगा प्लस में और बीटा हो जाएगा माइनस में, बाकी सब तो सेम ही रहेगा। ठीक है, अल्फा हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट अंदर डी और बटा में 2a। रूट अंदर डी के जगह पे आप लोग यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4a से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया तो इसको समझ लिया। वो कब ज्ञात करना होगा, जब बोलेगा क्वेश्चन में कि आप लोग को प्रकृति भी ज्ञात करना है और मूल भी ज्ञात करना है, तब जाके आप लोग इस फॉर्मूले का यूज कीजिएगा। ठीक है, न तो आप लोग को सिर्फ प्रकृति बोले तो आप लोग यहीं तक रह जाइएगा, ये लिख के और हो जाएगा। ठीक है, तो 4 नंबर में, अब यहाँ पे 4 नहीं 3 नंबर में है कि जब d छोटा हो और 0 बड़ा हो, तो यानी कि माइनस में आएगा तब ना 0 मतलब बड़ा होगा। तो कहने का मतलब जैसे -7 आ गया तो यहाँ पे माइनस में आ गया, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग इसमें भी लिख दीजिएगा कि मूल अस्तित्व में नहीं है। प्रकृति पूछे तो भी यही लिखिएगा कि मूल अस्तित्व में नहीं है, और जब मूल पूछ देगा कि मूल बताइए तो तब पर भी हम लोग यही लिखेंगे कि मूल अस्तित्व में नहीं है। तो आप लोगों ने क्या किया कि 4 अध्याय के सभी फॉर्मूले को समझ लिए, और 4 अध्याय में इतना ही फॉर्मूला है और इतना ही फॉर्मूले की मदद से हम लोग
चैप्टर को बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 5 अध्याय में चलते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम लोग 5 अध्याय का कुछ इतना सूत्र है और इतना सूत्र को हम लोग पहले समझते हैं, उसके बाद आप लोग नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग जो अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हम 3 चैप्टर में हैं और अभी और 4-5 में जाएंगे तो ये सब सूत्र अभी इंपॉर्टेंट है बहुत ही। ठीक है, तो चलिए सबसे फर्स्ट सूत्र है हमारे पास कि जो व्यापक रूप होता है, यानी कि एपी का जो व्यापक रूप होता है ना, यहाँ पे लिख देते हैं एपी। एपी का जो व्यापक रूप होता है वो ये होता है कि ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये बढ़ते जाएगा, ए प्लस 4d हो जाएगा, ए प्लस 5d हो जाएगा, यानी कि बढ़ते जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास एपी का व्यापक रूप। अब आइए दूसरा में क्या है, तो d बराबर, देखिए इससे पिछले वाला चैप्टर में जो था उसमें d बराबर क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे देखिए 5 में भी d बराबर होता है कि d बराबर इसमें होता है a2 माइनस a1। हमारे पास जो है a1 हो गया प्रथम पद और a2 हो गया सेकेंड पद। ठीक है, तो d बराबर हो गया a2 माइनस a1। अब आइए तीसरा नंबर में जो है वो है an बराबर सूत्र क्या होता है। मान के चलिए कोई पूछ दिया कि an बराबर क्या होता है बताओ, तो आप लोग क्या बोलिएगा कि an बराबर होता है a प्लस कोष्ठ है और n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है हमारे पास an का फॉर्मूला। ओके, अब आइए 4 नंबर में है कि Sn, और Sn का देखिए 2 सूत्र होता है, एक बड़ा वाला होता है, ये हमारे पास है बड़ा वाला और ये है छोटा वाला। ठीक है, तो आप दोनों को आप लोग को याद कर लेना है। देखिए Sn का जो बड़ा वाला सूत्र होता है वो होता है कि n/2 इंटू 2a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो सूत्र है ये Sn का बड़ा वाला सूत्र है। और ये 5 नंबर में जो देख रहे हैं Sn बराबर n/2 a प्लस an या फिर l, यानी कि an को ही हम लोग l भी बोलते हैं और an को मान के चलिए यहाँ पे l रख के भी बना सकते हैं और an, यानी कि दोनों का मतलब होता है अंतिम पद ही होता है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि a d an का मतलब क्या होता है। देखिए a का मतलब होता है प्रथम पद, यानी कि फर्स्ट टर्म, और डी का मतलब होता है सर्वांतर और डी को हम लोग पदांतर भी बोलते हैं। और एन का मतलब हो गया, मान के चलिए एन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अंतिम पद बोलते हैं, और एन को बोलते हैं पदों की संख्या। तो देखिए एन में देखिए ए है, ए का मतलब हो गया प्रथम पद, और एन का मतलब हो गया पदों की संख्या, और -1 और इंटू डी, डी का मतलब हो गया सर्वांतर। तो दोस्तों आप लोग ये 5 अध्याय के इन सारे फॉर्मूलों को अच्छे से समझ गए। अब चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 6 अध्याय और 7 अध्याय, यानी कि आगे जितने भी चैप्टर है उन सभी फॉर्मूले के साथ। तब तक के लिए आप लोग यहाँ 1 से लेके 5 अध्याय तक के सभी फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा अच्छे से और याद कर लीजिएगा। तो अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया हो तो एक लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा ताकि मेरा अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।